हाँ बेटा, क्या हो गया? युक्ति थोड़ा सा ऐसे बैठो ना बेटा तुम इधर पे, नहीं तो ये वायर आएगा तो फिर दिक्कत होगी तुम, है ना? ऐसे बैठे हो। ओम थोड़ा सा पीछे चले जाओ बेटा, यही यही, अरे इतने भी पीछे नहीं। चलो बहुत बढ़िया। क्या बेटा? हाँ ठीक है, देख लो जिसको जहाँ पर उचित लग रहा है। चलिए, तो हमने एक पार्ट से लेकर के 6 पार्ट तक के पढ़ लिया, लेकिन आता क्या है हमको? कुछ भी नहीं। तो अब हमको बेटा उधर पीछे क्लास में जाकर के बोलना कि बिल्कुल शांत हो जाओ। सबसे पहले बोला क्लास चल रही है बेटा, हल्ला किए बहुत मार पड़ेगी। सर वहाँ सुनाई जाता है क्या बेटा? मोबाइल पे सुनाई जाएगा ना बेटा। तुम लोगों की आवाज़ थोड़ी सी कम जाएगी, मेरी ज़्यादा जाएगी। मेरे पास में माइक है इसलिए ज़्यादा जाएगी, तुम्हारी थोड़ी सी कम जाएगी, लेकिन जाएगी सबकी आवाज़। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे अब? एक पार्ट से फिर से, एक अध्याय से फिर से स्टार्ट करेंगे। किताब दे दो बेटा। एक अध्याय से रिवीजन स्टार्ट करते हैं बेटा। ये हमारी रिवीजन क्लास है, और इस बार भी नहीं समझे तो समझ लो फिर कभी नहीं समझ पाओगे। तो इस बार सीरियस होके पढ़ना। अब रिवीजन चल रहा है, ठीक है बेटा? पुष्पा और राखी जो काम बताए थे वो किया था बेटा? पुष्पा किया था, राखी ने नहीं करी आज भी। तो इतना शर्मा के क्यों बता रही है? करे सर आज, ये तो अच्छी बात है ना बेटा, है क्या नहीं? शर्माना थोड़ी इसमें। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते बेटा। पहला अध्याय है हमारा, अध्याय 1। अध्याय क्या नाम है बेटा? परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याएं हम सब जानते हैं क्या होती हैं, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं हैं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। जहां क्या बोला बेटा? Q दोनों पूर्णांक है तथा Q नहीं है, Q बराबर नहीं है शून्य के। वेरी गुड। क्या कहेंगे बेटा? देखो पूरी परिभाषा लिखते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय वे संख्याएं हैं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके तथा P और Q क्या है बेटा? पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं ये तो हम जानते ही हैं। पूर्णांक क्या होते हैं बेटा? जो शून्य से शुरू होकर के अनंत तक चले जाते हैं। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? पूर्णांक। 2.3 पूर्णांक है क्या? नहीं सर। पूर्णांक मतलब पूरी संख्या होनी चाहिए, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 करोड़ तक की क्या होंगी बेटा? ये पूर्णांक होंगे, और इसमें शून्य भी शामिल होगा। तो हमने क्या लिखा? P और Q क्या है बेटा? पूर्णांक है। मतलब कि P 0 हो सकता है, Q 0 हो सकता है अभी की कंडीशन पे। लेकिन परिमेय संख्या ये कहती है कि जहां Q बराबर नहीं होगा 0, बराबर नहीं रहे, समझ गए बात को? बराबर नहीं रहे किसके? 0 के। Q बराबर नहीं होगा किसके बेटा? 0 के। मतलब P 0 हो सकता है, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब समझेंगे बेटा। P बटे Q का मतलब ये हुआ कि P है अंश, क्या है बेटा? P है अंश और Q है हर। आ रही बात समझ में? P को हम अंश कहते हैं और Q को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ठीक है ना? P बटे Q बराबर अंश बटे हर।
तो P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक है, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी संख्या हो सकती है। Q में 0 को छोड़कर बाकी सारी संख्याएं हो सकती। समझ में आ रही बात? उदाहरण के तौर पे अगर उदाहरण लेकर के हम आगे बढ़ते हैं तो हम कुछ यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं बेटा, जो कि परिमेय संख्याएं हों। तो चलो उदाहरण देख लेंगे। तो परिमेय संख्याएं 1/2, ये क्या है बेटा? एक नेहा तेरा ध्यान किधर है? मासा भी इधर है, इधर उधर नहीं देखो बेटा। ठीक है, उदाहरण पढ़ रहे हैं बेटा। 1/2 क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि सर ऊपर जो है 1, ये क्या है? एक पूर्णांक है, और नीचे है 2, ये भी क्या है बेटा? पूर्णांक है, इसीलिए एक परिमेय संख्या है। हमने कहा बेटा 0/2 क्या एक परिमेय संख्या है? बोले है, क्योंकि सर ऊपर P मतलब अंश की जगह पर 0 हो सकता है, लेकिन नीचे 0 नहीं हो सकता। तो ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है। हमने कहा बेटा 2/0, तो बोले ये परिमेय संख्या नहीं है, और ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या में हर के स्थान पर कभी भी शून्य नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ये हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों, आज फिर से पढ़ रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है ना बेटा? अगर मैंने कहा बच्चों बताओ 2.5/3.2 क्या एक परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि सर ये दोनों ही पूर्णांक नहीं है, इसीलिए यहाँ एक परिमेय संख्या नहीं है। मैंने अगर बच्चों आप लोगों से कहा कि 13 क्या एक परिमेय संख्या है? क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका और ऊपर वाला कौन? सबका मालिक। तो 13 क्या आ गया बेटा? तो इसको हम कहेंगे यह भी एक परिमेय संख्या है। क्या 8 एक परिमेय संख्या है सर, क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं है, मतलब बटे में क्या है? आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब कहीं भी अगर परिमेय संख्या लिखी होगी तो आप लोग देख करके ये समझ पाओगे क्या वह परिमेय संख्या है या नहीं। समझ पाओगे या नहीं बेटा? हाँ, परिमेय संख्याएं ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकती है। ठीक है ना बेटा? यहाँ हम यही चूक कर गए थे कि 0 से लेकर अनंत तक तो जाती हैं, लेकिन अनंत तक ऋणात्मक ऋण अनंत तक भी पहुंचती है। समझ में आई बात? तो परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। जैसे कि इन सब में अगर ऋण लग जाए तो भी ये सब क्या होंगी बेटा? परिमेय संख्याएं होंगी। समझ गए बात को? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्म की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना बेटा? कि परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, परिमेय संख्याओं को कैसे घटाया जाता है, परिमेय संख्याओं का कैसे गुणा किया जाता है, परिमेय संख्याओं का कैसे भाग दिया जाता है। ठीक है ना? इनके गुणधर्मों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लिखने की जरूरत तो नहीं थी ना बेटा, क्योंकि ये सब तो लिखा हुआ है अपने पास। बस हम रिवीजन कर रहे हैं, आज के आज में एक पार्ट को समाप्त भी करेंगे। ठीक है ना बेटा? चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं? परिमेय संख्याओं के गुणधर्म को समझ रहे हैं। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। ठीक है ना बेटा? परिमेय संख्याओं के गुणधर्म को समझेंगे। तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में सबसे पहली बारी है योगफल की। किसकी बेटा? तो हम इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्याओं का योगफल। अर्थात हम कोई दो परिमेय संख्याओं को क्या कर रहे हैं बेटा? यहाँ पर जोड़ रहे हैं। योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है क्या नहीं? तो हमने कहा बच्चों, उदाहरण के तौर पे हम कोई दो संख्याएं ले लेते हैं, 1/2 और इसमें जोड़ देते हैं 3/4। 3/4 दो तरीके समझाएंगे।
जो तुम्हें सरल लगे उसको अपने दिमाग में रख लेना, जो कठिन लगे उसको बोलना कि छू। ठीक है ना? तो पहला तरीका कहता है बेटा कि दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक है ना बेटा? एलसीएम नहीं, एचसीएफ लेंगे। ठीक है, दोनों का क्या ले लेंगे? एचसीएफ। ठीक। और उसके बाद देखेंगे कि जैसे कि मान लो सॉरी एलसीएम मिलेंगे, 4 आया, दोनों का एलसीएम क्या होगा बेटा? 4। और देखो 2 और 4, तो हम लेंगे 2 एकम 2 एकम 2 एकम 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 एकम, तो 2 दूनी क्या हुआ बेटा? 4 आया क्या नहीं? 4 आया एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद में हम देखेंगे कि एलसीएम पे 2 का कितने बार भाग जा रहा है? 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 धन। सबसे पहले तो एलसीएम को नीचे लिख देंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। और दूसरे नंबर पे हम करेंगे बेटा 4 और एलसीएम में 4, तो 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 और 1 तिया 3, तो ये आ गया बेटा 5/4। पहला तरीका। ठीक है, एलसीएम लेकर के। दूसरा तरीका, एलसीएम और एचसीएफ बहुत कंफ्यूजन तो है। एलसीएम मतलब बेटा लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक है, दूसरा तरीका ये है बेटा जो पहले भी आपको बताया था कि ये है हमारा पहला लड़का, ये है हमारा दूसरा लड़का। ठीक है, ये है हमारा पहला लड़का, ये है हमारा दूसरा लड़का। सबसे पहले बड़े वाले की शादी करवाएं, पहले वाले की। पहला वाला बड़ा होता है कि नहीं? तो इधर वाला बड़ा, ये नहीं कि एक बड़ा और 3 बड़ा, ऐसे नहीं, पहला वाला हमेशा क्या होगा? बड़ा। तो पहले वाले की शादी करवाएंगे इससे, तो 1 चौके, बीच में क्या है बेटा? धन, तो यहाँ भी लगाएंगे क्या? धन। दूसरे वाले की शादी करवाएंगे इससे, 3 दूनी, और इन दोनों का आपस में बना देंगे समधि, 4 दूनी। कहने का मतलब इसको बोलते हैं तिर्यक गुणा वाली विधि। तो हमने क्या किया? 4 एकम, बीच में जो चिन्ह था वो लगाया, 2 तिया बटे में 2 चौके। कभी भी पहले इसको नहीं करना। आपके योगफल के सवाल तो बिल्कुल सही आ जाएंगे, लेकिन जहां पर बात आएगी व्यवकलन अर्थात घटाने की, वहां पर बेटा आपका उत्तर गलत आ जाएगा। इसीलिए नियम अनुसार पहले नंबर पे हमको क्या करना है? पहली संख्या का तिर्यक गुणा करेंगे दूसरी संख्या के हर के साथ पहले, फिर चिन्ह लगाएंगे जो बीच में है, फिर दूसरी संख्या का तिर्यक गुणा करेंगे पहली संख्या के हर के साथ। ठीक है ना बेटा? बटे करेंगे और दोनों हरों का आपस में गुणा करके नीचे लिख देंगे। आ गई बात समझ में? तो 4 और 2 कितना होता है बेटा? ये 4 और 6 कितना होता है बेटा? 10 और 8, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 5/4। समझ में आ रही बात अच्छे से? बहुत बढ़िया बेटा। इसको थोड़ा सा हटाओ ना, बेग को, यहाँ से बेग को बस हटा लो। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, समझ में आया? चलिए, लिखने की आवश्यकता है क्या? लिख लो इसको, फटाफट लिख लो बेटा। एक सवाल को लिख लो, फिर बाकी और सवाल बनाते हैं अपन। जल्दी जल्दी लिख लो। चलिए आगे पढ़ते हैं बेटा। तो एक और चीज अपन साथ में पढ़ते हुए चलते हैं, उसके बाद में आगे के उदाहरण देखते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ ही लिया है। अब एक और चीज देख लेते हैं कि योगफल के लिए नियम समृद्ध होता है, यानी कैसे? जैसे कि हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में योगफल। ठीक है ना बेटा? तो योगफल में अपन ये देख लेंगे। क्यों बिटिया, क्या बात कर रही है? सर ये हमारा हाईलाइटर ऑन कैमरा ठुकना चाह रही है। ये ऑन कैमरा चाहती है कि लोग भी देखें कि मैं मार खाती हूँ, है क्या नहीं? दुनिया ये देखे यूट्यूब में कि मैं मार खाती हूँ, तो फिर शांत रहना। पढ़ा रहे हैं माँ साहब, वहां से हटाओ किताब को। दिमाग भी नहीं है बिल्कुल थोड़ा सा। अरे मोरी मैया,
खा गई इनने। क्यों हंस रहा है बे? ठीक है, देखते हैं बेटा अब अपन ये कि योगफल में अगर हम संख्याओं का योगफल कर रहे हैं, कौन सी संख्याओं का बेटा? परिमेय संख्याओं। तो अगर मान लो पहली परिमेय संख्या a है और दूसरी परिमेय संख्या b है, तो क्या यह बराबर होगी a धन b के, सॉरी b धन a के? मतलब अगर पहली संख्या बेटा 1/2 है और दूसरी संख्या 3/4 है, दिख रहा है? पहली संख्या क्या है बेटा? 1/2। दूसरी संख्या क्या है? तो क्या इन संख्याओं का योग अगर संख्याओं को बदल दिया जाए तो बराबर होगा या नहीं? ये हम चेक करेंगे, ठीक है ना बेटा? ये हम चेक करेंगे। चलो जस्ट चेक। तो त्रिया गुणा विधि से कर ले बेटा। 4 एकम, बीच में क्या है? 2 तिया, नीचे क्या हो जाएगा बेटा? 3 दूनी 4 एकम, 4 दूनी 6 और 4 बटे और 6 और 4 और बटे, देखो 10/8 बराबर 10/8। मतलब हम अगर योगफल में संख्याओं को बदल दें, एक की जगह b और b की जगह a को, पहली संख्या की जगह दूसरी और दूसरी की जगह पहले रख दें, यानी a धन b या b धन a बोलें, तो दोनों कैसे होते हैं बेटा? बराबर होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उत्तर वही आता है। अर्थात परिमेय संख्याएं योगफल के अंतर्गत समृद्ध होती हैं। क्या होती है बेटा? समृद्ध होती है। ऐसे लिख लेंगे। समृद्ध होने का मतलब है कि इनको जोड़ने से या जोड़ने पर, योगफल करने पर, संख्याओं का क्रम आगे या पीछे करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उत्तर वही आता है। ठीक है ना बेटा? इस बात को लिख लेना, ठीक? इस बात को लिख लेना जिन लोगों ने नहीं लिखा था, या जिनने लिख लिया था वो भी लिखना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, एक बार और लिख लो बेटा, याद ही होगा, ठीक है ना? जल्दी जल्दी लिख लो बेटा। ये कल का पेपर है क्या बेटा? बताना। ये तो छोटा सा पेपर है बेटा। 50 क्वेश्चन तो है सर। आया था क्या? माला। हाँ बेटा सरल तो आया, तो मतलब आगे और चली जाओगी तो। राष्ट्र ध्वजे वर्णा संति, बेटा 9 लिखा है क्या तुमने इसमें? 28 में राष्ट्र ध्वज में कितने कलर रंग होते हैं? वर्ण सर, वर्ण पूछ रहे थे। वर्ण मतलब क्या बेटा? इसलिए कंफ्यूज हो गए सर हम गिनते रहे थे तो 6 हो गए थे, ऑप्शन नहीं दिया था। वर्ण का मतलब इसमें रंग से ही होता है बेटा। 9 कौन सी चीज होती है बता दो मुझे तुम। राष्ट्रीय ध्वज में 9 कौन सी चीज है? ना तो 9 कोई चीज है, ना 5 कोई चीज है, ना 7 कोई चीज है, तो 3 है। तो कम से कम इतना कॉन्सेप्ट दिमाग लगा करके 3 तो कर देना पता। कोई बात नहीं। वर्षे मासा भवन्ति द्वादश, षड् ऋतवः भवन्ति, बेटा षड् मतलब 6 ऋतुआ भवन्ति, 6 ऋतु होती हैं।
प्रतिदिनं वर्षे मासे। चलो बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, लिख लिया बेटा? लिख लिया सभी लोगों ने? कुछ उदाहरण दे, बनाओगे फटाफट? सभी लोग हल करके देखोगे बेटा? चलो योगफल पे यहाँ पर मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, फटाफट हल करके देखेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं जाते जाते पहले बता दूं आपको, ठीक है? यहीं पर, ठीक है। अगर हर समान हो, देखो बेटा यहाँ हर समान है तो हमको तिर्यक गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे लिख देंगे 5 धन 2 बटे 3। देखो हर दोनों जगह क्या है बेटा? 3 3, ठीक है। अब ये मत बोलना कि अंश समान हो तो क्या, अंश समान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर को देखा जाता है। हर समान है तो सीधे क्या लिख देंगे? 5 धन 2 बटे 3। तो ये क्या हो गया बेटा? 7 बटे 3। ये भी ध्यान रख लेंगे, ठीक है? ध्यान रहेगा? यस सर। वेरी गुड। चलिए प्रश्न दे रहा हूँ, फटाफट कर लो बेटा इसको। चलो जल्दी जल्दी बनाओ। देखते हैं बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं। सर कोई भी विधि से? कोई भी विधि जो आपको सरल लगती है उस विधि से बनाओ बेटा, ठीक है? आपकी सुविधा के अनुसार माफी। यस सर। बेटा पुष्पा इधर ध्यान दो, पुष्पा और राखी दोनों ध्यान दो, बात को ध्यान से समझो। मैंने क्या बोला? ये है हमारा पहला लड़का, ये है हमारा दूसरा लड़का, दोनों हो गए जवान। दोनों हो गए कैसे बेटा? जवान। शादी करवाना है इनकी। अब खुद ही के घर में शादी होती है क्या? बगल वाले के यहाँ जाना पड़ेगा ना। तो हमने क्या करे? इसके साथ करवाए। देखो ऊपर वाले के साथ शादी नहीं करवाएंगे, नीचे वाले के साथ, हर के साथ। तो 5 तिया, अच्छा 5 चम, ये दोनों का गुणा हो जाएगा पहले। बीच में काय का चिन्ह है? धन का। यहाँ क्या लग जाएगा बेटा? ध्यान समझना दोनों। और फिर इसकी करवाएंगे, इसकी हो गई। अब इसकी 2 तिया, पूरे के बटे में अब दोनों को समधी बना देंगे बेटा। 3 5 क्या बोला हमने बेटा? 5 पहले वाले अंश का गुणा दूसरे के हर के साथ कर दिए, 5 25। बीच में जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा दिए, फिर दूसरे वाले का इसके साथ कर देंगे, तिर्यक गुणा। समझ रही हो बात? 2 तिया, पूरे के बटे में दोनों का फिर कर देंगे, 3 5 15। आ रही बात समझ? 25 और 6 हो गया बेटा 31 के बटे में पहला, ठीक। दूसरे में तुमने सही करी हो कि भाई हर समान है तो सीधे सीधे जोड़ देंगे, तो हर समान है तो हर को सीधे एक बार लिख देंगे, और 2 और 9 कितने बेटा? 11, ठीक है ना। तीसरा वाला जो है उसमें फिर से क्या करेंगे? 3 का गुणा 11 के साथ, 3 11, बीच में है चिन्ह धन का, यहां लगाएंगे धन। 7 दूनी, पूरे के बटे में मेरा 11 दूनी, और 14 और 33 होते हैं बेटा 47, पूरे के बटे में। कितने लोगों का ये उत्तर आया है? हाथ खड़े करो। तुम्हारा नहीं आया बेटा? हाँ बेटा। क्यों करी तिर्यक गुणा? मैंने यही तो बोला था कि जब हर समान हो। अब बेटा तिर्यक गुणा भी करे तो उत्तर तो यही आया होगा ना। अरे बेटा 7 दूनी, चलो तिर्यक गुणा से करते हैं। 7 दूनी 9 7, 7 सतैया 14 और 63, 3 और 4 होगा बेटा 7, और यहाँ 77 बटे 49। 7 सतैया 49, 7 11 77। बेवकूफ। समझ में आ रही बात? कितने लोगों के ये उत्तर आए हैं बेटा?
तुम्हारे तो अभी आए छापने के बाद, तुम क्यों हाथ खड़े कर रही? सर बेटा इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही है, मतलब तुम लोग गधे हो। सर आ गई सर। फर्स्ट वाले में सर 5 से 5 को काट दिया और 2/3 डाल दिया। 5 से 5 को काट दिया, 2/3 लिख दिया। ये बेटा यहाँ गुणा होता तब करते ऐसा। अभी हम धन सिखा रहे हैं तो तुम कहाँ गुणा में पहुंच गई बेटा? योगफल पढ़ रहे हैं अपन, जोड़ रहे हैं, गुणा नहीं है कि काट दिए, गलत है। यस सर। ध्यान रखना इस बात का कि जब बीच में गुणा होता है तो जरूर हर से अंश कट जाते हैं, ठीक है ना बेटा? लेकिन योगफल में ऐसा नहीं होता है। तो गलत उत्तर नहीं लाना है बिटिया, गड़बड़ हो जाएगा ऐसे मामला, ठीक है ना? योगफल समझ में आया बेटा सबको? सभी लोगों को समझ में आया? कल और प्रैक्टिस करके आना। कल मैं फिर क्या करूंगा, आपको सबसे पहले योगफल ही पूछूंगा, अभी दे दूंगा, ठीक है बेटा? योगफल की पारी होती है समाप्त और हम अब पढ़ते हैं व्यवकलन। क्या पढ़ेंगे बेटा? दूसरे नंबर पे हम पढ़ रहे हैं व्यवकलन, और व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। घटाना, ठीक है ना बेटा? घटाना पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं को किस तरीके से घटाया जाता है ये देखते हैं। आम संख्याओं को, पूर्णांक संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को हमने घटाना जोड़ना बहुत सीखा है। परिमेय संख्याओं को किस तरीके से घटाया जाए ये सीखते हैं, ठीक है ना बेटा? कोई संख्या अगर हमको दी हुई है बच्चों, उदाहरण हम ले लेते हैं, उदाहरण हम ले लेते हैं। कोई हमको संख्या दी हुई है, मान लो 3/2, इसमें से घटाना है बेटा हमको 11/13, ऐसा हम मान लें। तो वही करना है हमने जो पहले किया था बेटा, 13 तिया 39, ये दोनों का गुणा, बीच में चिन्ह धन का था, यहाँ क्या लग जाएगा? ऋण है तो ऋण लग जाएगा। 11 दूनी पूरे के बटे में 13 दूनी 39 में से 22 जाएंगे तो बचेंगे बेटा 17। आई एम सॉरी, ठीक है बेटा? 39 में से 22 का कितने बचे बेटा? 17 के बटे में क्या आ गया? क्या है ये हमारा? आ गई बात समझ में? अगर हर, ये पहला उदाहरण। दूसरा, हर समान हो गए, मान लो 11/13 दिया है बेटा इधर, और इधर दिया हुआ है 17/13, ठीक है? तो हर कैसे बेटा? समान, तो सीधे सीधे घटा देंगे। 11 ऋण 17 बटे क्या हो गया बेटा? 13। जानबूझ के 17 को मैंने बाद में इसलिए रखा है कि अब मैं देखूंगा 11 में से 17 गए, कितने बचे? ऋण, वेरी गुड। क्या आएगा बेटा? बटे 13, ये होगा इसका उत्तर। क्योंकि 11 छोटी संख्या है, 17 क्या है? बड़ी संख्या है। एक के सामने ऋण है, धन है, और एक के सामने ऋण है, दोनों आपस में घट जाएंगी। घटेंगी कैसे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। 17 में से 11 गए, 6 बचे। और कौन से 6? बड़ी संख्या के सामने चिन्ह ऋण का, इसलिए इसके सामने भी क्या लग जाएगा बेटा? बात समझ में आई अच्छे से? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया कि किसी संख्या को कैसे, परिमेय संख्या को किस तरीके से घटाया जाता है। अब देख लेते हैं इसके व्यवकलन का नियम सम्मत है या नहीं। तो हम ऐसा मान के चलें कि अगर a ऋण b है और हम मान लो b ऋण a करते हैं, तो क्या ये दोनों बराबर होते हैं? ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना बेटा? तो हम a की जगह इसी उदाहरण को ले लेते हैं। 3/2 दिया है सर, और b की जगह क्या दिया है? 11/13 दिया है सर, बराबर। अब हम लिख लेते हैं पहले दूसरी संख्या को, मतलब 11/13 को पहले लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं बाद में, ठीक है ना बच्चों? ऐसा करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 13 तिया 39, 11 दूनी 22, 13 दूनी 26। अरे बेटा मेरे हाथों को क्या हो गया? 36 ही आता है। 36 का आंकड़ा तो नहीं होने वाला है? 36 का आंकड़ा पता है कि नहीं? नहीं पता? 36 का आंकड़ा मतलब कट्टर दुश्मनी, कट्टर। अब मैं अगर आपसे कहूं कि बेटा कट्टर दुश्मनी को 36 का आंकड़ा ही कहते हैं ना, कि बोले तेरे और मेरे चाचा के बीच में बोले 36 का आंकड़ा चल रहा है, कहने लगे
ठीक है ना बेटा। 36 का आंकड़ा मतलब एक दूसरे की दुश्मनी, लड़ाई झगड़े। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ बेटा 2 सितंबर सन 1899 में कौन सा दिन था, तो बोलोगे अरे सर ये क्या पूछ लिया आपने। संडे के दिन जब लंबी क्लास लगेगी, अपनी मैराथन क्लास लगेगी, उस दिन मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगा कि किसी भी पुरानी से पुरानी दिनांक का दिन कैसे ज्ञात करते हैं चुटकियों में, ठीक है ना। तो ये 36 का आंकड़ा वाला फॉर्मूला उस दिन याद दिला देना मेरे को। तो बस अपने को ये याद रखना है कि 36 का आंकड़ा, बाकी सब अपन कर डालेंगे। आ गई बात समझ में। दुनिया का कोई भी दिन दिया हो, कोई भी दिनांक दी हुई, उसका दिन निकाल लेंगे, ठीक है ना। ठीक, इसको करते हैं बेटा 11 दूनी ऋण 13 तिया पूरे के बेटे 13 दूनी 39 में से 22 का बेटा 17 बचे बेटे 26। 22 में से 39 का बेटा ऋण 17 बचे। तो ऋण 17 बटे 26 और 17 बटे 26 कभी बराबर होंगे क्या? तो लगा देंगे नहीं रे नहीं रे नहीं रे, बराबर नहीं रे नहीं रे नहीं रे, बराबर नहीं रे। इसलिए बोल देंगे बेटा चूंकि परिमेय, अच्छा ऐसे लिख देंगे सीधे, परिमेय, चूंकि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत, व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नहीं है। बेटा योगफल तो हो रहे थे, लेकिन व्यवकलन पे हमने पाया कि ये संवृत नहीं होती, अर्थात संख्याओं को बदल देने से उत्तर हमारा गलत आ जाता है, जबकि जोड़ने पर सही आ रहा है। आई बात समझ में बच्चों? बहुत बढ़िया, शाबाश, लिख लो इसको। 3 उदाहरण फिर देता हूँ, उसको कर लेंगे अपना, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन दीदी? नेहा दीदी कोई कंफ्यूजन नहीं है? देखो कंफ्यूजन नहीं होने के 2 ही अर्थ हैं, कि हमको पूरा समझ में आ गया और हमको पूरा समझ में नहीं आया, ठीक। ये वाला नहीं आया। देखो बिटिया, ए ऋण बी और बी ऋण ए, अर्थात ये उदाहरण के तौर पे हमने ये कहा है कि ऐसा माना कि पहली संख्या, जैसे 2 संख्याओं को घटा रहे हैं यहाँ पर, पहली क्या है 3/2, दूसरी क्या है 11/13। 3/2 में से क्या घटा रहे हैं बेटा 11/2। अगर मैं 11/13 से 3/2 घटाऊं तो क्या उत्तर वही आएगा, ये हमको देखना था। इससे पहले वाले में समझ में आ गया था, प्लस वाले में गलत बोली तुमने, वो आ जाता तो ये तो आ ही जाता बेटा। हाँ चलो इधर समझ लो। तो हमको ये देखना है कि बी ऋण ए में बी ऋण ए ऋण बी या बी ऋण ए करें तो क्या उत्तर बराबर आएंगे। तो हमने ये देखा, करके देखा कि भाई 3/2 में से 13/3 को घटाओ तो इतना आता है। तो 11/13 में से 3/2 को घटाओ तो कितना आएगा, मतलब वाली संख्या को पहले रख दिया जाए और इसको बाद में रख दिया जाए तो क्या आएगा। उदाहरण के तौर पे मैंने कहा कि 5 में से 3 घटाऊं तो कितना आता है बेटा 2। अगर मैं 3 में से 5 घटाऊं तो कितना आता है बेटा ऋण 2। तो इसी को हमने परिमेय संख्याओं के रूप में लिखा है। समझ में आई बात? और देखा कि क्या बराबर आ रहा है, फिर हमने पाया कि नहीं आ रहे बराबर, तो लिख दिया नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं, बराबर नहीं है रे। और जब बराबर नहीं है तो परिमेय संख्या व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नहीं होंगी। खत्म बात। आ गई बात समझ में? लिखो, लिख लिया बेटा, इसको लिख लिया सब? पहले इसको लिख लो बेटा, फिर क्योंकि कुछ बच्चे शायद लेट आए होंगे तो ये वाला पाठ पढ़ा भी नहीं होगा ना। नहीं पढ़े थे? चलो अब पढ़ लेते। स्कूल में पढ़ा था? समझ में आया था? हाँ, ये वाला पाठ ही नहीं पढ़ा है। चलो अच्छा, अभी आ रहा है समझ में? ठीक है, अभी आ रहा है समझ में तो समझते रहो। चलो बेटा, आप लोगों को मैं थोड़े बहुत कुछ सवाल देता हूँ, उन सवालों को हल करेंगे। व्यवकलन मतलब क्या होता है बेटा? बेटा घटा ना। व्यवकलन मतलब क्या होता है बेटा? घटाना। क्या बेटा? योगफल मतलब जोड़ना, व्यवकलन मतलब घटाना। तो सवाल दे रहा हूँ बेटा, नहीं बेटा अभी करना।
हाँ बेटा चलो इनको बनाओ जरा फटाफट। इसमें भी तिर्यक गुणा कर लेंगे। अभी क्या पढ़ाया बेटा? तिर्यक गुणा तो करेंगे ही ना। अगर हर समान है तो तिर्यक गुणा नहीं करेंगे। कर सकते हो, उत्तर वही आएगा, लेकिन इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत? सर हमको नहीं बनेगा तो फिर बेटा सीधे सीधे करने वाला नहीं बन रहा, बताओ। बन रहा है सर। तो फिर सीधे सीधे बनाओ ना बेटा, सीधे सीधे बनाओ ना बेटा। भाग जाओ यहाँ से। अच्छा साइड हो जाओ। ठीक, मैंने कहा भाग जाओ सर, ऐसे बोल रहे। भाग जाओ सर। सर ही भाग जाएंगे बेटा, बनाओगे कैसे? तुम भी तो यही नहीं चाहती, गेहूं जायरी नारबोत विसेन सर ले जाई नारबोत। हाँ बेटा सही में कहने लगे बच्चे। मैंने कहा अच्छा, मैंने ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा बेटा नारबोत के दिन कितने बच्चों ने ऐसे बोला कि बिसेन सर को ले जा रही नारबोत? बोले हाँ सर ये भी बोल रहा था, वो भी बोल रहा था। बोले बिसेन सर को ले जाएगी नारबोत के। मैंने कहा बाप रे बाप, बताओ बच्चे चाह रहे हैं कि मर जाए माँ साहब। हो गया बेटा? बहुत बढ़िया, शाबाश। जल्दी जल्दी सवालों के उत्तर बताएं। हो गया बेटा सभी का? कबड्डी का बना रहे थे सर, मैंने मोबाइल में। क्या बेटा? हाँ ध्यान देंगे बेटा। 3 तिया ऋण 17 दूनी 3 दूनी 9 में से 34 जाएंगे, कितना बचेगा बेटा? ऋण 25। कितना बचेगा बेटा? बटे 14 दूनी 9 तिया पूरे के बटे 9 दूनी 28 में 27 गए बटे 11 सत्ते 77। करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि क्या है बेटा, हर समान। तो सीधे सीधे 7 ऋण 5 बटे 11 अर्थात 2 बटे 11। सबके यही उत्तर आए बेटा? सभी लोगों के यही उत्तर आए? जोर से बोलो। वेरी गुड, शाबाश। चलिए तो हमारा ये व्यवकलन भी खत्म हो गया। व्यवकलन में उम्मीद करता हूं सारे लोगों को, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। जाते जाते एक कॉम्प्लीमेंट्री रोज पढ़ा करेंगे। आज का कॉम्प्लीमेंट्री है क्या बेटा? होमवर्क। अभी तो रुक जाओ, होमवर्क तो लास्ट में है ना बेटा। जाते जाते